हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट वाला। तो बच्चों, आप लोगों का गेट एग्जामिनेशन को लगभग 7 मंथ बचे हुए हैं और आप में से बहुत सारे बच्चे जो गेट की तैयारी लास्ट ईयर भी कर चुके हैं या इस साल जो बच्चे तैयारी फ्रेश कर रहे हैं और 2027 उनका पहला अटेम्प्ट होने वाला है। तो इन सारे स्टूडेंट्स को, आप सभी लोगों को यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है इन लास्ट 6 to 7 मंथ्स में कि कौन कौन से टॉपिक हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं इन एनी सब्जेक्ट। क्योंकि जो सब टॉपिक हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं या जिनका वेटेज बहुत ज्यादा होता है, अगर हमारी कमांड उन टॉपिक्स पर बहुत अच्छी है तो हम बोल सकते हैं कि हम 70% ऑफ द मार्क्स बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं गेट जैसे एग्जामिनेशन में। चाहे आपकी ब्रांच ईसीई हो और चाहे आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्यों ना हो, आप इन दोनों ब्रांच में अगर अच्छे इंपोर्टेंट टॉपिक और हाई वेटेज वाले टॉपिक्स पर फोकस करके जाते हैं तो 60 to 70% मार्क्स स्कोर करना इन दोनों गेट एग्जामिनेशन में बहुत आसान हो जाता है। तो इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ यही डिस्कस करने वाला हूं कि आपके सारे सब्जेक्ट लाइक नेटवर्क, डिजिटल कंट्रोल, ईडीसी, एनालॉग, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन, इनमें इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, कहां से ज्यादा आपका वेटेज पूछा जाता है। हम इसके लिए पूरा डेटा लेके चलेंगे 2000 आई थिंक 2008 या 5 से लेकर 2025 तक। तो इतना सारा जो हमारा डेटा है 15 से 16 साल का लगभग, उस डेटा के आधार पर मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब नो डाउट यहां पर एक बात आती है बेटा, जब मैं डिस्कशन कर रहा हूंगा कि लेटेस्ट 4-5 साल ईयर का अगर हम ट्रेंड देखें तो उसमें हो सकता है कि किसी एक टॉपिक का वेटेज बढ़ जाए, लेकिन अगर हम थ्रू आउट 15 to 16 ईयर्स का एवरेज लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो डेटा अलग होता है। और गेट का एग्जाम बेटा लास्ट 5 ईयर के बेस पर ही नहीं होता। जब वो पेपर बना रहे होते हैं तो कई 7-8-10 साल पुराने पेपर्स जो होते हैं उसके आधार पर भी कई बार चीजें रिपीटेड हो जाती हैं आपकी, या उसके आधार पर टॉपिक रिपीट हो जाते हैं। तो वही बात करने वाले हैं इस सेशन में हम कि फॉर EEC एस्पिरेंट रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सर, रिवीजन के टाइम पर हमें क्या फोकस करना है। तो जो बच्चे अब रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं ओबियसली उस केस में उनको इंपोर्टेंट टॉपिक पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। अब वो इंपोर्टेंट टॉपिक है क्या सर, वही मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले इस स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अगर मैं सब्जेक्ट वाइज वेटेज देखूं, और सब्जेक्ट वाइज वेटेज मतलब 2008 से लेकर 2025 का वेटेज देखूं, तो यहां पर सारे टेक्निकल सब्जेक्ट मैंने यहां पर कवर करके रखे हुए हैं 2008 से लेकर 2025। पूरा टीम ने इस पर पूरा काम किया, पूरा डेटा निकाला कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट किस ईयर में आया, और उसके आधार पर डिसाइड किया गया कि परसेंटेज कितना है अगर मैं एवरेज निकालूं इतने सालों का। तो ठीक है, अब इसे सबसे पहले देखते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा हाईलाइटेड जो आपका हो रहा है उस सब्जेक्ट पर हम फोकस करते हैं, नो डाउट। ठीक है, तो यहां पर देखो ये जो डार्क ग्रीन है ना, ये मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। मैं लिख देता हूं यहां पर, क्योंकि यहां पर डार्क ग्रीन एक भी जगह नहीं लिखा होगा, वो मैथमेटिक्स आपका मिस हो गया है। तो ये जो 15% आपका वेटेज दिख रहा है ये मैथ्स का है, इंजीनियरिंग मैथ्स का, इंजीनियरिंग मैथ्स, ठीक है, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का ऑब्वियसली वेटेज बहुत ज्यादा होता है। अब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और इस चार्ट पर देखें अब, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट आपको जो नंबर दिख रहा है बेटा वो 13.52 दिख रहा है। अब ये किस सब्जेक्ट का इतना वेटेज 13.52, लेकिन रिमेंबर करना मैं क्या बोल रहा हूं, ये 2008 से लेकर 2025 तक का डेटा है। लेटेस्ट 5 से 4 ईयर के जो पेपर हैं उसमें हो सकता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का थोड़ा वेटेज डाउन गया हो, किसी और का अप गया हो, ट्रेंड चेंज होते हैं, बट एक ऑन एन एवरेज देखें तो लगभग वही रहता है। क्योंकि एवरेज लेने पर आपको पता है इतने साल का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो 1 या 2 अंक का ही उतार या चढ़ाव हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, राइट। तो अगर हम देखें यहाँ पर 13.52 देखते हैं तो देखो यहाँ पर हमारे पास ब्लू कलर के 1 2 3 4 सेट्स हैं, तो उसमें से मैं मैच कराता हूं। तो बेटा ये 13.52 जो आपका वेटेज दिख रहा है आपका डेफिनेटली, तो ये 13.52 जो आपका वेटेज है वो देखो ध्यान से, तो ये बेटा आपका जो है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का है 10.31। 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट की आप बात करते हैं तो लगभग 10% मतलब आउट ऑफ 100 मार्क्स 10 मार्क्स का आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आता है। अगर आप बात करें इलेक्ट्रिकल मशीन की तो ये आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए, है ना, इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए। तो इलेक्ट्रिकल मशीन 11.41, मतलब आप ये देख सकते हो कि लगभग एक एवरेज निकालें आप या लेटेस्ट ट्रेंड भी अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो लगभग 10 नंबर से कम का आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आता और 10 नंबर के आसपास ही आपका इलेक्ट्रिकल मशीन आता है। ये जो 13.52 दिख रहा है बेटा आपको,
ये ओबियसली आपका कहीं ना कहीं किसका होगा, आपका ये होगा, ये 13.52 डेफिनेटली आपका पावर सिस्टम, ठीक है, पावर सिस्टम एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। सॉरी, ये 10.31 जो है आपका, ये बेटा पावर सिस्टम का है, पावर सिस्टम जो लगभग 10 मार्क्स का आ रहा है। और ये जो 13.52 है बेटा आपका, वो इलेक्ट्रिकल आपका मशीन वहां पर 11.41 आपका हो गया है। एंड देन ये एक नेटवर्क थ्योरी, ये आपका बेटा नेटवर्क थ्योरी है, नेटवर्क थ्योरी। हाँ, ये आपका जनरल एप्टीट्यूड हो सकता है कि ये जनरल एप्टीट्यूड हो, ये जनरल एप्टीट्यूड, ये एप्टीट्यूड का है। तो आप देख रहे होंगे यहां पर कि आपके जो वेटेज हैं उसमें इलेक्ट्रिकल मशीन जो है आपका लगभग 11 से 12 मार्क्स का है, पावर सिस्टम आपका लगभग 10 टू 11 मार्क्स का आता है। एप्टीट्यूड की बात करें आप तो लगभग 14% दिख रहा है आपको, और 15% आपको मैथमेटिक्स का दिख रहा है, मतलब 15 मार्क्स का। ये एवरेज है इतने साल का। नेटवर्क थ्योरी जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, क्योंकि उसके बिना आप बाकी सब्जेक्ट को नहीं समझ पाते हैं, वो लगभग 7 टू 8 मार्क्स का आपका देखने को नजर आ रहा है। अब आपका एक और कोर सब्जेक्ट होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो ग्रीन कलर से दिख रहा है। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपका जो दिख रहा है बेटा, वो 8.02 मतलब 8 टू 9 मार्क्स का आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नजर आ रहा है। एक और सब्जेक्ट है जो आपका इंपोर्टेंट, अगर मैं देखूं यहां पर, ठीक है, तो आज की डेट में एनालॉग सर्किट भी आप लोगों के लिए अच्छा खासा वेटेज का आने लगा, मेरा सब्जेक्ट है नो डाउट। बट फिर भी हम देख रहे हैं कि देखो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का आप ये ऑरेंज कलर देखें और सिग्नल सिस्टम का भी ऑरेंज कलर, तो ये दो कलर आपको दिख रहे हैं। तो ये जो आपका है ना, ये सिग्नल एंड सिस्टम का है, सिग्नल एंड सिस्टम का। तो सिग्नल सिस्टम 8 टू 9 मार्क्स है, लेकिन आप एनालॉग भी देखते हैं तो 5.47% आपका निकल के आ रहा है, ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का है आपका। आप इसमें एक खास बात देखो, पुराने टाइम में आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के पेपर्स में जाएंगे तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आपको कम मार्क्स का देखने को मिलेगा, लेकिन रिसेंट में ये 6 टू 7 मार्क्स तक भी पहुंच गया है। एक आध पेपर में आपका 7 मार्क्स आ गया, कभी 6 इस टाइप से 6 बहुत बार रिपीट हुआ है। तो ये जो मार्क्स होते हैं 6 टू 7, और चूंकि ये इजी आ रहा होता है आपका पोर्शन कंपेयर टू ईसी, तो आपका कहीं ना कहीं स्कोरिंग हो जाता है, बिकॉज जिसको नेटवर्क आता है एनालॉग सर्किट वो ऑटोमेटिकली सीख गया होता है। तो ये सब्जेक्ट जो मैंने आपको यहां बताया सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये जो 3.92 और 2.25 जो दिख रहा है आपको, ये लीस्ट वेटेज दिख रहा है, वो है आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट का और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में आपको थोड़ा केयरफुल होना है। अगर आप लास्ट ईयर का ट्रेंड देखेंगे तो उसमें थोड़ा ईएफटी का वेटेज अच्छा आया था इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में सेशन में बोला था कि लास्ट 5 साल के अपन पेपर देखते हैं तो वहां पर हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट का उतार चढ़ाव देखने को मिला हो, लेकिन थ्रू आउट द ईयर 2008 से लेकर 2025 तक इतने लॉन्ग पीरियड के लिए अगर हम एवरेज देखते हैं तो वो बहुत कम निकल के आता है। और इसी आधार पर हम बोल सकते हैं कि ये लीस्ट वेटेज है, इसी आधार पर बोलते हैं। तो एक साल अप आ गया, अब उसका मतलब ये नहीं कि लास्ट ईयर ज्यादा आया तो इस बार भी ज्यादा आएगा, और हो सकता है आ भी जाए। लेकिन ये यहां से कंफर्म हो जाता है कि जिन सब्जेक्ट के वेटेज लगातार हाई बने हुए हैं, अगर उनमें डिप भी आया, मान लो कोई एक सब्जेक्ट 10% आता है 10 मार्क्स का, डिप भी आएगा तो 7-8 मार्क्स पे जाएगा। किसी में अप भी आएगा, मान लो कोई सब्जेक्ट 6 मार्क्स का आ रहा है फ्रिक्वेंटली, मान लो एनालॉग सर्किट ले लो, उसमें अप जाएगा तो ऐसा नहीं होगा 15 नंबर का आ जाए एनालॉग सर्किट, 6 से बढ़ के 8 जाएगा वो ज्यादा से ज्यादा, 9 चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा 15 हो जाए। इसीलिए ये जो एनालिसिस होती है हमें एक बढ़िया आइडिया दे देती है कि किन किन सब्जेक्ट पर हमें ज्यादा फोकस करना है। अभी आगे चल के मैं बताऊंगा कि ईच सब्जेक्ट में कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जो हमारे लिए ज्यादा वेटेज रखते हैं, जिन पर एक स्टूडेंट को ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको ये क्लियर तो हो गया कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम और मशीन, इन तीन से पंगा नहीं लेना है आपको, ये जरूर करना चाहिए एक स्टूडेंट को अच्छे तरीके से। नेटवर्क एनालिसिस मोर फंडामेंटल है, वो आपको करना ही है बेटा, है ना। इसके अलावा अगर आप बात करें बेटा, तो इसके अलावा मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड से कोई पंगा लेगा नहीं, और आपने नेटवर्क किया है तो आप एनालॉग सर्किट भी कर सकते हैं। बिकॉज प्रॉब्लम यहां पर आती है कि जब बच्चा आप में से कोई गेट में अच्छी रैंक लाने के बाद जब वो वीएलएसआई ब्रांच के लिए जाता है, तो वीएलएसआई में एनालॉग वीएलएसआई या डिजिटल वीएलएसआई, और एक इलेक्ट्रिकल वाला जो है वो कहीं ना कहीं एनालॉग वीएलएसआई की तरफ जाना प्रेफर करता है, बिकॉज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वहां पर काफी अच्छे से यूज हो पा रहा होता है, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में उसने हाई पावर डिवाइसेस के बारे में पढ़ा होता है। और वहां से कहीं ना कहीं अगर आप
4 से 5 साल बाद की उसकी जर्नी देखें तो वहां पर ये कहीं ना कहीं उसे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसलिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ, नॉट ओनली कि ये मेरा सब्जेक्ट है इसलिए, बट ये कहीं ना कहीं आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है आगे चल के। ठीक है, तो ये आपका वेटेज था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। इसमें मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बताया, लेकिन यहाँ पर देखो 9.08 जो दिख रहा है ये कंट्रोल सिस्टम का है, आपका कंट्रोल सिस्टम का। और कंट्रोल सिस्टम आपका बहुत बेसिक फंडामेंटल सब्जेक्ट है, बिल्कुल आपको कवर करना चाहिए। हाँ, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का वेटेज देखो आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का 4.72। तो आप इन सब्जेक्ट पर आप कहीं ना कहीं रिस्क ले सकते हैं कि यस 4.72 और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आपका 5.47 पे जा रहा है आपका, फिर ऑब्वियसली आपका लिए वहां पर आपको अगर कहीं पर ऐसा हो रहा है कि मुझे एक सब्जेक्ट कहीं कंप्रोमाइज करना है, और तो वहां पर आप उसमें आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज एक इलेक्ट्रिकल वाला कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा वेयर वी आर टेकिंग द एवरेज फ्रॉम दीज ईयर्स 2000 टू 2025, राइट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। बट वैसे कभी कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, पूरा सिलेबस ही हमें करके जाना चाहिए। तो जब लास्ट ऑप्शन होता है जब हमारे पास कोई टाइम नहीं बचा हो। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के लिए, ईसीई के लिए। तो ईसीई के लिए ये चार्ट बना हुआ है आपके पास, इसमें देखते हैं अगेन ये 15% आपको ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये 15% आपका जनरल एप्टीट्यूड का है, जनरल एप्टीट्यूड। ओबियसली यहां पर अगर पीछे जाए ना तो हो सकता है ये जनरल एप्टीट्यूड का हो, ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का हो। ठीक है, मतलब दोनों का वेटेज हाई होता है बेटा। तो ये आपका एप्टीट्यूड है 15% और ये आपका मैथ्स है, क्योंकि ये दिख नहीं रहे थे हमको यहां पर। ठीक है, चल तो अब यहां पर बात करते हैं हम यहां पर। तो ये जनरल एप्टीट्यूड हो गया है ना। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करें तो ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। ठीक है, मैथ्स लिख देता हूं मैं इसको। तो देखो मैथ्स और एप्टीट्यूड से तो कोई भी बच्चा पंगा नहीं लेगा, ये तो बिल्कुल पक्का है कि किसी भी बच्चे को गेट में अच्छा करना है स्कोर, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड अच्छा होना ही चाहिए। और एप्टीट्यूड में मैं कभी नहीं बोलता अच्छा होना चाहिए, इसलिए क्योंकि एप्टीट्यूड एक इंजीनियर के माइंड में पहले से फिट रहता है, इतना उसमें कॉमन सेंस होना चाहिए, कर ले ये नहीं कि एप्टीट्यूड के चक्कर में आप दीवाने हो गए, 200 घंटे खराब कर रहे हो आप अपने। एक लिमिटेड टाइम में आप पढ़ लो, उसमें एक स्किल डेवलप कर लो कि कैसे आप क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं, कम टाइम में कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ अलग अलग वेराइटीज में अपने दिमाग को आप है ना ट्रेन कर सकते हो, सो दैट आप वहां पर एग्जाम में ज्यादा टाइम कंज्यूम ना करो। अदरवाइज तो रैंडम टाइप से आपके सामने क्वेश्चन होता है, आप उसको सॉल्व कर रहे होते हैं, राइट। अब चलते हैं हम थोड़ा कोर सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने में। तो यहाँ पर देखो सबसे अगर अपन वेटेज देखें तो दो ज्यादा दिख रहे हैं, एक 11.13 और 10%। और ये ध्यान रखना 2008 से 2025 की कहानी है, 2021 से लेकर 2025 की कहानी नहीं है, क्योंकि 21 से लेकर 25 की कहानी लोगे थोड़ी कहानी अलग हो जाएगी, और वहां पर निकल के आ जाएगा पता पड़ा कि ईडीसी बहुत वेटेज वाला सब्जेक्ट है। क्योंकि पुराने समय में ईडीसी बहुत कम वेटेज का आता था, 4 नंबर 5 नंबर बहुत कम आता था, तो उसकी वजह से अगर आप वेटेज देखोगे तो 8% के आसपास या 7 to 8% जाएगा आपका। बट अगर 2018 15 से लेकर मतलब 15 से लेकर 25 निकालोगे तो फिर 10% आ जाएगा उसका। तो फिर सर फिर डेटा तो फिर इस तरीके से हमें मिसगाइड कर देगा, नहीं बेटा। क्योंकि मैंने अभी पहले ही स्टेटमेंट बोला आपको कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि गेट एग्जामिनेशन इस बात पे ध्यान नहीं रखता कि 2021 में हमने कितना वेटेज दिया। उनके माइंड में एक थॉट प्रोसेस रहती है कि हमें ये क्वेश्चंस देने हैं, और क्वेश्चन बनाते समय उनको ऐसा ही लगता है कि अब ये इसका ज्यादा बन गया क्वेश्चन, इसका वेटेज ज्यादा हो गया, चलो इसको क्रॉस कर दो। ऐसा नहीं, उनको लगता है 10 से 11 नंबर हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पेपर अच्छा डिजाइन हो गया ना, बस काम खत्म। ये सारा सीन रहता है, राइट। ऐसा नहीं रहता कि उसको लिमिटेड करो, नहीं 12 नंबर का ही देना पर्टिकुलर सब्जेक्ट हमें, अगर बन गया अच्छे क्वेश्चंस लग रहे हैं वो लगे चलो इसको दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पर, तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले ऑरेंज कलर उतारता हूं, तो ईएमएफटी और सिग्नल सिस्टम दो ऑरेंज कलर के, डार्क ऑरेंज। तो ये बेटा आपका सिग्नल सिस्टम का है 10% वेटेज, और ये 11.13 आपका ईएमएफटी का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का, ये ईएमएफटी 11.13। ठीक, तो डार्क डार्क वाला आपका ईएफटी का था, ये सिग्नल का है बेटा, लाइट ऑरेंज, सॉरी ये सिग्नल का और ये ईएफटी का। तो ये आपका ईएफटी का, थोड़ा कलर देखने में बेटा दिक्कत होती है ना, लड़कों का थोड़ा कलर को आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी बहुत कम होती है। और ये आपका बेटा सिग्नल एंड सिस्टम है। तो आप देख रहे होंगे, देखो सिग्नल सिस्टम बहुत फंडामेंटल होता है, मैथमेटिक्स के साथ अच्छा खासा अलाइन हो रहा होता है आपका। तो आप है ना सिग्नल सिस्टम पे अच्छा फोकस किया करो आप ईसी वाले बच्चों। ठीक है, और सिग्नल से आपका क्या होता है, अगर आपका सिग्नल अच्छा है ना तो कम्युनिकेशन के लिए भी आपका रास्ता बहुत अच्छा हो जाता है, कम्युनिकेशन को भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, राइट। तो ये बेटेज हो गए ईएफटी कम्युनिकेशन के। आप चलते हैं, देखो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का आपको यहाँ पर 7% देखने को मिल रहा है,
ये ईडीसी का है, लेकिन मैंने जैसा बोला आपको ये आपका वेटेज है 2008 से लेकर 2025। अगर आप 8 से लेकर 2012, 13, 14 तक के पेपर उठाएंगे तो आपको वहां पर ईडीसी ना के बराबर मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप 2014 के बाद के ट्रेंड देखेंगे तो ईडीसी का अच्छा खासा वेटेज देखने को मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मॉसफेट पे भी काफी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसलिए आप इसका वेटेज जो है ना लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से देखें तो 9 to 10% मान के चल सकते हो, 9 to 10% ये आता है। और 2027 में आप देखेंगे आप पेपर जो आने वाला 2027 में, तो आप ओबियसली ये पाएंगे कि आराम से 9 to 10% वेटेज का आने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर कि अगर आप सब्जेक्ट की बात करें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये आपको दिख रहा है 9.52% डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। 8% जो ग्रे कलर का है आपका, वो आपका कंट्रोल सिस्टम है, ये 8% कंट्रोल सिस्टम। तो आप एक खास बात देख रहे होंगे कि ईसी के ब्रांच में हर सब्जेक्ट इक्वली वेटेड है। इक्वली वेटेड का मतलब लगभग हर सब्जेक्ट 8% के आसपास लाई कर रहा है, ठीक है। अब आप देखते हैं यहां पर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को, तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और नेटवर्क के कलर और कम्युनिकेशन सिस्टम के कलर तीनों एक टाइप के कलर हैं आपके। तो ये आपका नेटवर्क एनालिसिस का है, नेटवर्क का, ठीक है। ये नेटवर्क एनालिसिस 6 to 7%, ये 9.08 और 7.66 ये आपको ये दिख रहा है। तो ये डार्क कम्युनिकेशन सिस्टम का है। अब आप ध्यान से देखना, अब ऐसा मत मान लेना कम्युनिकेशन सिस्टम को मैं कॉम लिख देता हूं, कम्युनिकेशन सिस्टम। अब आपको यहां दिख रहा है कम्युनिकेशन सिस्टम 7.66%। अब आपका दिमाग खराब हुआ कि सर कम्युनिकेशन तो बहुत कम है और यहां पर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 9% का आपको देखने को मिल रहा है। तो एनालॉग ईडीसी का मैंने बोला है 10% के लिए, कम्युनिकेशन के बारे में यहां देखते हैं अपन। लेकिन ये 2008 से लेकर कहां की कहानी 2025 की, अगेन वही 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 3, 4, 5 साल देखोगे उस टाइम पर कम्युनिकेशन सिस्टम कम आया करता था। लेकिन अब लेटेस्ट में ये कहानी नहीं है, लेटेस्ट में अच्छा खासा 10 से 11% का आ रहा है। हाँ, कभी किसी समय पर अगर वो 13 नंबर का चला जाए तो ऐसा मत सोचो कि हर साल 13 जाएगा। एक अंदाजा लगाओ आप एवरेज का कि इस रेंज में पूछा जा रहा है तो लगभग कितना हो गया, तो लगभग ये 9 to 10% वाला सब्जेक्ट हो गया और ये आएगा। क्यों है ऐसा? आप ये देख रहे होंगे, एक इलेक्ट्रिकल ब्रांच का ट्रेंड देखो और ईसी का देखो, कोर सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। क्योंकि आज की डेट में जो बच्चा है ना, जब वो तैयारी करता है तो उसको बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है। मैं आपको बहुत रियलिस्टिक बात बताऊं, और उस अच्छे कंटेंट के बाद हर बच्चा सिंपल टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सक्षम हो चुका है, अगर एक बच्चा सीरियसली पढ़ रहा है तो। पहले टाइम में क्या होता था, जब ओल्ड टाइम में जाओ आप, जब पेपर्स देखते थे आप, तो बहुत ज्यादा हाई स्कोर नहीं जाता था एग्जाम में, और बच्चों के पास उतना अच्छा कंटेंट भी नहीं हुआ करता था, उतनी अच्छी एजुकेशन भी नहीं हुआ करती थी। बिकॉज ऑफ दैट क्या होता था कि पेपर में कोर सब्जेक्ट या डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं डाले जाते थे। अब आज की डेट में क्या है, डिमांड भी बन गई है कि जब उसको हायर स्टडीज करना है और हायर स्टडीज में वो कोर ब्रांच में ही जाएगा, तो क्यों ना उससे कोर ब्रांचेस अच्छे वेटेज के साथ पूछी जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क से कंपेयर करें, तो यहां पर एक एनालिसिस आता है कि नेटवर्क सर कम क्यों आया है इतने साल का एवरेज निकालने, मतलब लेटेस्ट ट्रेंड में इतना कम क्यों? क्योंकि नेटवर्क में कोई एमटेक नहीं होती कि चलो मैं एमटेक करता हूं नेटवर्क एनालिसिस में। ये टूल्स हैं आपके, नेटवर्क एनालिसिस हुआ, ये आपका टूल है। तो टूल होने की वजह से क्या होता है कि इसका यूटिलाइजेशन कर रहे होते हो आप सर्किट को सॉल्व करने में। तो बिकॉज ऑफ दैट उनको लगता है कि जब एनालॉग सर्किट जब वो पूछ रहे होते हैं तो उसमें ऑलरेडी नेटवर्क खूब अप्लाई हो रहा होता है, अच्छे तरीके से अप्लाई हो रहा होता है। तो ऑब्वियसली उस केस में वो अच्छा क्वेश्चन उधर दे देते हैं, किसी और सब्जेक्ट के साथ मिक्स करके दे देते हैं, जहां पर आप बाइफरकेट नहीं कर पाते कि नेटवर्क एक कंट्रोल है, फॉर एग्जांपल नेटवर्क एक एनालॉग सर्किट है, मतलब बहुत सिमिलर टाइप की चीजें दिख रही होती हैं। होता है सब्जेक्ट किसी का भी, मान लो आप करना तो आपकी ब्रांच का ही क्वेश्चन है, इस वजह से क्या हो रहा होता है आपको कम देखने को मिल सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो नहीं आता तो कुछ भी नहीं आता फिर आपको। क्लियर है बात? तो अब आप वेटेज की बात करें तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं, सर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हमारे लिए कौन से होंगे, तो बेटा मैथ्स और एप्टीट्यूड, इससे पंगा नहीं लेना है आपको। नेक्स्ट आप कम्युनिकेशन को अच्छे से करके जाएं बेटा, अच्छी रैंक चाहिए आपको तो, है ना। लेकिन अगर कम्युनिकेशन में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है ना, कि इसको कंप्लीट करने में उतना टाइम लग रहा है कि हम 2 सब्जेक्ट कर सकते हैं, तो वो भी स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है कि अगर उस टाइम के अंदर आप 2 कोई सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो, तो हो सकता है उन 2 का वेटेज इससे ज्यादा हो जाए। तो ये स्मार्टनेस भी होनी चाहिए कि इसका परसेंटेज है तो 10% ही, लेकिन उस टाइम में अगर आपके 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं, मान लो ईडीसी और एनालॉग सर्किट उतने ही टाइम में कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप इनको करके जाओ।
या उसी टाइम में आपका मान लो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम दोनों फिनिश हो जाते हैं, तो आप उनको करके जाओ, इसको कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा आपको। एंड दैट इज द रीजन रिसेंटली हम देखते हैं तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कम्युनिकेशन सिस्टम को सैक्रिफाइस करके चले जाते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि इसको कंप्लीट करने में जो हमें टाइम लग रहा है, जितने भी घंटे लग रहे हैं, उस घंटे में हम कोई 2 सब्जेक्ट निपटा सकते हैं। मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड निपट सकता है पूरा का पूरा, जो 30 नंबर दे रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पर है। लेकिन आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर डेफिनेटली इसको भी कंप्लीट करके जाना है, ईएफटी को भी कंप्लीट करके जाना है, ये हाई वेटेज के सब्जेक्ट है, राइट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब सब्जेक्ट वाइज पे चलता हूं बेटा मैं। सब्जेक्ट वाइज पर जाऊं मैं तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का डबल ई और ईसी के लिए देखते हैं, और उस सब्जेक्ट के जो सब टॉपिक्स हैं उनको देखते हैं कि मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर देख रहे होगे चार्ट के अंदर, तो सबसे हाई वेटेज वाला जो दिख रहा है आपको, नंबर जो दिख रहे हैं आपको, वो एक 16% दिख रहा है, 18% दिख रहा है, ये 18% दिख रहा है, बाकी 12, 11, 9। तो सबसे पहले मैं पकड़ता हूं इस ऑरेंज कलर को, है ना, लाइट ऑरेंज कलर जो दिख रहा है मुझे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो ये है बेटा आपका, जो डार्क ऑरेंज है, लाइट ऑरेंज है बेसिक कैलकुलस। तो बेसिक कैलकुलस जो है बेटा आपका, उससे आपको पंगा नहीं लेना है अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट हैं। तो बेसिक कैलकुलस जो है, यहाँ फोटो ले सकते हो आप, जितने ही बच्चे, मैं एक साइड हो जाता हूँ, फोटो ले लो आप। आई होप कि आपने फोटो ले लिया। अब देखो, तो बेसिक कैलकुलस आपके लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। फिर आप ब्लू कलर में चलते हैं, ब्लू कलर के साइड है आपके, डार्क ब्लू में ये फोरियर सीरीज है आपका। फोरियर सीरीज बहुत ना के बराबर में, हटाओ इसको। आप ये दो ब्लू सेट देखो, लीनियर अलजेब्रा और वेक्टर कैलकुलस। तो ये बेटा वेक्टर कैलकुलस है आपका, और ये लीनियर अलजेब्रा है। तो लीनियर अलजेब्रा को आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, बेसिक कैलकुलस को आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, और ये वेक्टर कैलकुलस है, इसको बहुत अच्छे से करके जाना है। अब देखो क्यों, अगर आपका वेक्टर कैलकुलस अच्छा है तो इससे आपको मदद मिलेगी, आपको कहां पर, ईएफटी में मदद मिलेगी। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो कई बार ऐसा मत सोचना कि ये बहुत हाई वेटेज के है तो मैं इसको छोड़ देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं, इसको करके जाओ, क्योंकि ये सिंगल नहीं है, ये डबल वाला आदमी है कि मैथ्स में तो नंबर दे ही रहा है, ईएफटी में इनडायरेक्टली मदद कर रहा है आपके कॉन्सेप्ट को अच्छा करने के लिए। फिर आते हो 16.87% का आपको जो दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी एंड न्यूमेरिकल मेथड्स जो है आपके, ये दो दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल मेथड्स का है और ये प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स का है। और ध्यान रखना बेटा कि ये है ना 2008 से लेकर 2025 का वेटेज है। लेटेस्ट में हो सकता है कि आपका प्रोबेबिलिटी ज्यादा देखने को मिल रही हो आपको कंपेयर टू न्यूमेरिकल मेथड्स, ठीक है, बट ये एवरेज है। लेकिन इसमें से इतना बात तो श्योर हो गई आपकी कि लीनियर अलजेब्रा आपको मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल के हो आप तो बेसिक कैलकुलस बहुत अच्छे से पढ़ना है, वेक्टर कैलकुलस आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ईएफटी आपकी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी रहती है, थोड़ा बहुत उसमें भी आता है आपका, तो वेक्टर कैलकुलस आपको मदद करेगा वहां पर। साथ में आपका ये प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स वाला जो पोर्शन है, इसको बहुत अच्छे से करना है। ये चार टॉपिक तो मैं बिल्कुल बोलूंगा कि इनको आपको बहुत अच्छे से करके जाना चाहिए। अगर आप ई सीखें तो क्या भैया ट्रेंड है, अगर इसी के हैं तो ट्रेंड देखें, ये येलो कलर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से करनी होनी चाहिए। सर क्यों करनी है सर, इससे हाथ और कोई दिख रहा है बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे ज्यादा एप्लीकेबल चीज होती है आपकी इसी में, बहुत जगह अप्लाई हो रही होती है। आप ईएफटी में जाओ, आप वेव इक्वेशंस वगैरह पढ़ रहे होते हैं, वहां पर आप डिफरेंशियल इक्वेशन यूज कर रहे होते हैं आप, ठीक है। ईडीसी में जाओ, आप डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज कर रहे होते हैं, और भी सब्जेक्ट्स में आपकी इसकी एप्लीकेशंस रहती है, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको अच्छे से आना चाहिए सॉल्व करना। 15.54% जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है आपका, वो बेसिक कैलकुलस है आपका। तो बेसिक कैलकुलस वाला पार्ट आपको अच्छे से करके जाना है, तो बेसिक कैलकुलस अच्छे से करो, डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से करो। अब चलते हैं हम, ये 15 और 14% किसका है, डार्क आपका ऑरेंज जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगेन आपको दो तरीके से बेनिफिट देगा ईसी वालों को, एक तो यहां देगा, और आपका सिग्नल सिस्टम में जाओगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका यूज हो रहा है, कम्युनिकेशन सिस्टम में भी कहीं ना कहीं आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज कर रहे होते हो आप अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपके लिए बहुत यूजफुल हो जाता है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाला पोर्शन अच्छे से करके जाओ। और 15.80% का आपका बेटा ये लीनियर अलजेब्रा है, और ये वेक्टर कैलकुलस है। वेक्टर कैलकुलस अगेन करना है आपको बेटा, क्यों करना है वेक्टर कैलकुलस, क्योंकि ये ईएफटी में आपको मदद करेगा, ईएफटी आपका कोर सब्जेक्ट है, और ये आपका बेटा लीनियर अलजेब्रा है, ये आपको बहुत अच्छे से करके जाना, राइट। तो आपको समझ में आ गया, ईसी के लिए अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो बेसिक कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वेक्टर कैलकुलस, ये टॉपिक पूरे अच्छे से करके जाना है। नो डाउट मैथमेटिक्स पूरा ही इंपोर्टेंट होता है, बट ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू एंड एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू बता दिए मैंने। नेक्स्ट चलते हैं हम
जनरल एप्टीट्यूड पर सब्जेक्ट वाइज वेटेज 2008 से 2025 तक डबल ई में। अब आप देखो एप्टीट्यूड में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एनालिटिकल एप्टीट्यूड, स्पाशियल एप्टीट्यूड एंड वर्बल एप्टीट्यूड, ये 4 पोर्शन है। इसमें से देखो सीधा एक पकड़ो। मैं क्या बात कर रहा हूं, सिलेबस तो पूरा ही इंपोर्टेंट होता है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसमें सबसे इंपोर्टेंट क्या है, सीधा पकड़ा डबल ई में हमने ये 49.8 मतलब 50% एप्टीट्यूड में से 50% क्वेश्चंस आपके कहां से आते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। तो आप सीधा बात करो कि सबसे इंपोर्टेंट कौन है एप्टीट्यूड में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्या पढ़ना है, यही पढ़ना है, बाकी सबको छोड़ सकते हो अगर छोड़ने की स्थिति आ रही है तो, अदरवाइज तो पूरा पढ़ना ही है भैया, क्योंकि फिर 14% भी अच्छा खासा है ना बेटे, 34% भी तो अच्छा ही खासा है। तो 34% आपका वर्बल एप्टीट्यूड है, तो वर्बल एप्टीट्यूड भी तो पढ़ना है। अगर मैं बोलूं आपसे कि सर मेरे पास थोड़ा और टाइम है, इसको पढ़ लिया, इसके बाद और क्या पढ़ूं, तो वर्बल एप्टीट्यूड पढ़ लो। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एप्टीट्यूड, ये दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर आपका आ गया एनालिटिकल एप्टीट्यूड। आप स्पाशियल एप्टीट्यूड जो पोर्शन है 1.27% है, उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका वेटेज एनालिसिस। ईसी के लिए चलते हैं, तो अगेन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज यहां पर भी रखता है आपका, ठीक है। फिर आप वर्बल एप्टीट्यूड की बात करें, वो भी अच्छा खासा आपका यहां पर वेटेज रखता है, और 18% आपका एनालिटिकल एप्टीट्यूड, ठीक है, एनालिटिकल एप्टीट्यूड। 3% कौन है आपका, स्पाशियल एप्टीट्यूड। तो ओब्वियसली स्पाशियल एप्टीट्यूड आपका जो है वो आपका लिस्ट वेटेज रखता है एप्टीट्यूड में, बाकी सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, उसके बाद वर्बल एप्टीट्यूड, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। अब आपका नेटवर्क एनालिसिस चलते हैं, कॉमन सब्जेक्ट जो है आपके डबल ई और ईसी में। अब नेटवर्क एनालिसिस में क्या होती है आपकी, ट्रांजिएंट होता है, नेटवर्क थ्योरम होती है आपकी, टू पोर्ट नेटवर्क होता है आपका, ठीक है, ग्राफ थ्योरी भी रहती है आपकी, ठीक है, एसी सर्किट्स रहते हैं आपके, और ट्रांजिएंट रहता है, ठीक। अब देखो डबल ई के लिए चलते हैं। सबसे पहले आप यहां पर है ना 28% वाला पोर्शन उठाओ, 28% येलो कलर का ट्रांजिएंट एनालिसिस। तो बेटा ट्रांजिएंट वाला जो पोर्शन है ना, वो सबसे इंपोर्टेंट हो जाता है। तो नेटवर्क एनालिसिस में कुछ पढ़ के जाओ या ना जाओ, ट्रांजिएंट वाला पोर्शन जरूर अच्छे से पढ़ के जाओ, ये सबसे इंपोर्टेंट हो जाता है डबल ई के लिए। लेकिन अकेले ट्रांजिएंट से तो काम चलेगा नहीं, उसको समझने के लिए और बेसिक फंडामेंटल चाहिए। समीकरण फंस जाएगा, डायरेक्ट ट्रांजिएंट थोड़ी सीख जाएगा बच्चा, पहले तो बेसिक भी पढ़ेगा। तो आप देखो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क जो है वो डार्क ब्लू वाला, वो 20% हमें वो भी दिख रहा है, और एसी सर्किट्स वाला जो है वो 23% भी दिख रहा है हमें। तो ये एसी सर्किट वाला है, एसी सर्किट्स, ठीक, और ये आपका है बेसिक कॉन्सेप्ट वाला, बेसिक पोर्शन। तो आपको बेटा बेसिक करना है नेटवर्क का, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और ट्रांजिएंट करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और फिर एसी सर्किट भी करना है आपको, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना बेसिक के तो कुछ होगा नहीं। तो बेसिक तो पढ़ना ही पढ़ना है, ट्रांजिएंट सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो भी पढ़ना है, फिर एसी सर्किट है वो इंपोर्टेंट है। अब लिस्ट कौन सा है, लिस्ट वाला है आपका, देखो यहां पर टू पोर्ट नेटवर्क, ये सबसे कम दिख रहा है आपको, टू पोर्ट नेटवर्क, और 1.70 ग्राफ थ्योरी। देखो ग्राफ थ्योरी के लिए तो मैं बोलता हूं बिल्कुल क्वेश्चन आ भी जाए या ना आए, भाई मत पढ़ो यार, क्यों फालतू में उसके लिए टाइम खराब कर रहे हो। आए क्वेश्चन, नहीं भी आए, बहुत कम पॉसिबिलिटीज होती है, और कभी एक आध बार आ जाता है। अरे सर आ गया तो क्या हो गया, आने को तो फिर भाई ऐसे तो कुछ भी सोचते रहो, क्या आ गया क्या नहीं आ गया, उसके चक्कर में टाइम खराब नहीं करना है हमको। जितना टाइम उसमें लगेगा, उसमें एक चैप्टर किसी और सब्जेक्ट का हो जाएगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ लास्ट में जब आपके पास सारी चीजें कंप्लीट हो गई, फिर तो ग्राफ थोड़ी पढ़ना ही है भाई, लेकिन उससे ज्यादा भी आपके पास बहुत कुछ है पढ़ने के लिए डबल ई पूरे सिलेबस में, ठीक है। तो आप ध्यान से देख रहे हैं 5.80 जो परसेंटेज है वो टू पोर्ट का है। तो आप चाहें तो टू पोर्ट वाले पोर्शन को स्किप मार सकते हैं, और ग्राफ थ्योरी को बाकी सब नेटवर्क में पढ़ लें डबल ई वाले। ईसी वाले की बात करें तो अगेन 38.60 आपका ट्रांजिएंट एनालिसिस है। तो ट्रांजिएंट एनालिसिस बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, इसको नहीं छोड़ सकते। लेकिन ट्रांजिएंट एनालिसिस अगेन प्रॉब्लम, क्या इसको डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्या, बेसिक के बिना तो कुछ नहीं होगा। तो बेसिक वाला पोर्शन ये दिख रहा है आपको, तो बेसिक तो पढ़ के ही जाना है। तो बेसिक ऑफ नेटवर्क पढ़ना है, फिर एसी सर्किट ये भी आपका अच्छा खासा वेटेज रख रहा है, वो पढ़ना है, ट्रांजिएंट वाला पढ़ना है, और सारे ही इंपोर्टेंट है ईसी के लिए। 18.40 टू पोर्ट है, और टू पोर्ट तो ईसी वाले के में नहीं भी आए ना तब भी पढ़ना है उसे। क्यों पढ़ना है टू पोर्ट, क्योंकि आपको टू पोर्ट नहीं आता तो एनालॉग सर्किट सीखने में दिक्कत होगी, एच पैरामीटर वहां पर भी यूज हो रहे हैं आपके, है ना, क्लियर है बात। टू पोर्ट आप अगर अच्छी से एनालिसिस करना जानते हैं, समझते हैं, तो ईएफटी में भी आप जब पोर्ट वगैरह पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर आपको आसानी होती है समझने के लिए।
कनेक्शन अच्छा बैठ पाता है आपका, तो 2 पोर्ट आना चाहिए। और ये नेटवर्क थ्योरम्स है, थ्योरम्स भी इंपॉर्टेंट है, मतलब ईसी वाला जो पूरा का पूरा सिलेबस है नेटवर्क को पूरा पढ़ के जाओ भैया, ठीक है। चलो नेटवर्क की बात हो गई, नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पर। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका सिग्नल एंड सिस्टम। सिग्नल सिस्टम में देखें आप, तो ये देखो चार्ट बने हुए हैं, आप मैं स्क्रीन से हट गया हूं, आप फोटो खींच लो, तो आपको यहाँ से पूरा एनालिसिस मिल चुका है, आपको फोटो खींच चुके हो आप, क्योंकि मैं जिससे डिस्कशन कम से कम करूंगा आपके पास, मैं सीधा उस टॉपिक पर टारगेट करूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखते हैं तो देखो 24% आपका क्या है ना, ये वेटेज है एलटीआई सिस्टम का, है ना। एलटीआई सिस्टम है जो लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम आप बोलते हैं, तो एलटीआई सिस्टम बेटा आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है, इसको आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि 24% का वेटेज रखता है। फिर आप देखें यहां पर 16 और 17% देखें तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और मैंने बोला था लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो कैसे भी छोड़ना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म दो जगह यूज हो रहा है ना, सिग्नल सिस्टम और उधर मैथमेटिक्स में भी है ना। ठीक है सर, अच्छी बात है। और एप्लीकेशन भी होती है इसकी बहुत ज्यादा। 16.20 जो दिख रहा है आपको, वो 16.20 जो है आपका, वो कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म दिख रहा है आपको, और ये बेसिक्स ऑफ सिग्नल, तो ये कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये इसका वेटेज आपको अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो आप क्या करें, एलटीआई सिस्टम पढ़ लें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ लें, कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ लें, इन तीनों का जो वेटेज है वो अच्छा खासा हो जाता है 24, 16, ठीक है, 24 और 16 हो गया आपका 40, और 17% और जोड़ दें उसमें 57%, 60% वेटेज ये तीन टॉपिक रखते हैं, बाकी रिमेनिंग 40% अदर टॉपिक रखते हैं। तो ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि अदर टॉपिक का वेटेज नहीं है, ये मैंने तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए यहां पर आपको डबल ई के लिए। ईसी के लिए चलते हैं अपन, तो ईसी के लिए क्या है आपके पास, अगेन मैंने टारगेट किया तो मुझे ग्रीन कलर वाला और ये येलो कलर वाला सबसे ज्यादा देखा। येलो कलर वाला लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वो तो ऑलरेडी बोल चुका हूं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म से पंगा नहीं लेना क्योंकि मैथमेटिक्स में भी कॉमन है और अप्लाई बहुत होता है। 13.20 आपका जेट ट्रांसफॉर्म है, तो जेट ट्रांसफॉर्म आपको अच्छे से पढ़ना है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जेट ट्रांसफॉर्म दोनों मिला के कितने हो गए, 33% के आसपास। फिर 13.90 जो आपको दिख रहा है, वो आपको दिख रहा है वो कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये आपके लिए 13.90% है। अगर मैं इन दोनों को मिला लू ना, तो 13 दूनी 26, 27% ये हो गया, 19% वो हो गया, ठीक है। तो ये कम से कम 46,000% तो यही हो गया आपका। फिर इसके बाद अगर आप देखते हैं बेटा, तो वेटेज ये 11.30 ऑरेंज कलर का जो है वो एलटीआई सिस्टम है आपका, तो एलटीआई सिस्टम ये बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है आपको, एलटीआई सिस्टम, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी कई जगह यूज हो रही होती है, आप नेटवर्क में भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में इसकी प्रॉपर्टी यूज कर रहे होते हैं। फिर 10.50 आपका आता है डीएफटी, है ना, और एफएफटी, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं सिग्नल सिस्टम में फॉर ईसी ब्रांच। बाकी रेस्ट ऑफ द टॉपिक को भी आपको कवर करना है, अगर आप कवर कर पा रहे हैं। ये तब की बात है जब सर हमें कुछ सूझ नहीं रहा, हमें सब्जेक्ट में से इंपॉर्टेंट टॉपिक पिक करने, उस टाइम पर ये सर हमें जिस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, बार बार रिवीजन करना है, वो टॉपिक्स के बारे में बता रहा हूं, जैसा हमने इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था। अब चलते हैं बेटा हम कंट्रोल सिस्टम पर। अगेन मैं दो दो तीन तीन टॉपिक के बारे में बताऊंगा, सो दैट ये सेशन भी लॉन्ग ना हो, और आप फोटो खींच सकते हैं आपके लिए कि आपको यहां से मिल जाएगा एक डेटा की समय कंट्रोल सिस्टम में क्या पढ़ के जाऊं। तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए देखते हैं अपन कंट्रोल सिस्टम में, तो सबसे ज्यादा यहाँ 15% वेटेज दिख रहा है येलो कलर का, वो है राउथ हार्डवेज क्राइटेरिया, आरएच क्राइटेरिया, आरएच क्राइटेरिया, उसको जरूर पढ़ के जाना है। फिर 10.7% आपको जो दिख रहा है वो ब्लॉक डायग्राम आपको दिख रहा है, ब्लॉक डायग्राम एंड एसएफजी सिग्नल फ्लो ग्राफ, जिसमें आप मैसेंस गेन फॉर्मूला पढ़ते हैं, राइट। ये दो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हो गए, 15 + 10 25% का वेटेज रखते हैं। मतलब आप जब कभी सब्जेक्ट छोड़ने की नौबत आ जाती है तब ये इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ सकते हैं, और रिवीजन के टाइम पर डबल ई वालों को इन दो टॉपिक पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। फिर आप 14% इस पर आ जाता हूं मैं, ग्रे कलर का, तो ये है आपका टाइम डोमेन एनालिसिस, ये है बेटा आपकी क्या, टाइम डोमेन एनालिसिस, एंड ये स्टेट स्पेस एनालिसिस, तो स्टेट स्पेस एनालिसिस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये टाइम डोमेन एनालिसिस। तो आप क्या करोगे, देखो टाइम डोमेन एनालिसिस सबसे पहले बच्चा पढ़ रहा होता है कंट्रोल में, सिग्नल फ्लो ग्राफ ब्लॉक डायग्राम सबसे पहले पढ़ रहा होता है। देखो ब्लॉक डायग्राम पढ़ो, उसके बाद टाइम डोमेन एनालिसिस पढ़ो, राउथ हर्बेट्स क्राइटेरिया आप पढ़ लो डबल ई वालों के लिए, फिर स्टेट स्पेस एनालिसिस पढ़ लो। बाकी आप चीजों को अगर छोड़ के भी चले गए तो आप लगभग 60% के आसपास कंट्रोल सिस्टम करके जा रहे हो, और इस पर आपको इंटेंसिवली बार बार काम करना है रिवीजन में।
ज्यादा फोकस करना है, ऐसा नहीं कि बाकी को इग्नोर करना है, बाकी भी पढ़ना है, इन सब पे ज्यादा टारगेट होना चाहिए डबल ई के हिसाब से आपका। अब मैं चलता हूं ईसी ब्रांच में, तो ईसी ब्रांच में आपको देखने को मिल रहा है कि 20.42% डार्क ग्रे कलर का जो दिख रहा है वो आपका स्टेट स्पेस एनालिसिस है। तो ये स्टेट स्पेस एनालिसिस, ये दोनों ही ब्रांच में इंपोर्टेंट देखने को नजर आ रहा है। और लाइट ग्रे आपका टाइम डोमेन एनालिसिस, मैंने बोला टाइम डोमेन एनालिसिस तो स्टार्टिंग में ही पढ़ रहे होते हो, और देखो टाइम डोमेन एनालिसिस तो किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो आप अपंग हो, बिल्कुल पैर कटे हुए, क्योंकि यही तो आपको पूरा का पूरा सिस्टम के बारे में एक अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, आपको कम से कम वो बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा होता है जो आपके लिए रिक्वायर्ड होनी चाहिए आपके माइंड में। फिर आप चलते हैं इसके बाद बेटा, बाकी सारे टॉपिक लगभग 98% के। येलो वाला देखता हूं तो राउथ हर्बेट्स क्राइटेरिया है ना, राउथ हर्बेट्स क्राइटेरिया, इस पर अच्छा फोकस होना चाहिए आपका। फिर आप चलते हैं यहाँ पर ये वाला कलर, तो ये है कंपनसेटर एंड कंट्रोलर वाला, तो कंपनसेटर एंड कंट्रोलर है ना, ये वाला टॉपिक अच्छे से कर लो। और बाकी और भी टॉपिक्स आपके हैं जो आप रिस्पेक्टिवली देख सकते हैं कितना वेटेज है। तो ये तो मैंने वो टॉपिक बनाया जिन पर बार बार आपको फोकस करना है, राइट, मोस्ट इंपोर्टेंट वाले। अब चलते हैं हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर बेटा। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का देखो चार्ट देख के समझ में आ रहा है, ये अच्छा खासा फैला हुआ है बिल्कुल एकदम। तो ये कौन है बेटा, सीक्वेंस लॉजिक है ना। ये सीक्वेंस लॉजिक जो होते हैं आपके, सीक्वेंशियल सर्किट जो होते हैं, वो सीक्वेंशियल लॉजिक आपको है ना, सीक्वेंशियल सर्किट या सीक्वेंशियल सर्किट लॉजिक है ना, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, इसमें से अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके वेटेज देखने को मिलता है। अब 30% यही हो गया, 26% वाला और देखता हूं कि डार्क ब्लू कौन है आपका, बेसिक लॉजिक गेट्स। मतलब आप सोचो, सबसे पहले तो आप बेसिक लॉजिक गेट्स ही बच्चा कवर करता है, तो बेसिक लॉजिक गेट्स आपने है ना, बेसिक लॉजिक गेट्स आपने कवर कर लिए बेटा, है ना, बेसिक लॉजिक गेट या लॉजिक गेट्स बोल सकता हूं। लॉजिक गेट कवर कर लिया, आप लॉजिक गेट सीख गए, इसके बाद आप कॉम्बिनेशनल पढ़ते हैं, उसके बाद सिक्वेंशियल पे जाते हैं। लेट्स सी कि कॉम्बिनेशनल सर्किट का कितना है यहाँ पर, ऑरेंज कलर का 13%। तो आप क्या किया करो कि ये आपका कॉम्बिनेशनल लॉजिक है, बेसिक लॉजिक गेट पढ़े, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट पढ़ा, और सीक्वेंशियल सबसे इंपोर्टेंट है, वो आपका टारगेट था। सबसे कम कौन है, येलो वाला, एडीसी एंड डीएसी। तो एक इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे के लिए एडीसी और डीएसी लीस्ट इंपोर्टेंट हो गया। अब आपको छोड़ने की स्थिति आया तो इसको छोड़ सकते हैं। 24.3% आपका नंबर सिस्टम एंड माइक्रो प्रोसेसर है। तो नंबर सिस्टम और माइक्रो प्रोसेसर जरूर आप पढ़ के जाएं, क्योंकि नंबर सिस्टम और माइक्रो प्रोसेसर में से आपका 24% आ रहा है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ईसी वालों के लिए। तो ईसी वालों के लिए देखो 33% आपका सिक्वेंशियल लॉजिक है, मतलब सिक्वेंशियल सर्किट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डिजिटल सर्किट में। 24% जो आपका दिख रहा है बेटा, वो बेसिक लॉजिक गेट्स एंड मिनिमाइजेशन और नंबर सिस्टम दिख रहा है आपको। अब देखो यहाँ पर ईसी वालों के लिए नंबर सिस्टम जो है ना, वो सबसे लीस्ट वेटेज का दिख रहा है आपको, क्योंकि यार नंबर सिस्टम ऐसी चीज है बच्चों को आती ही है भाई, बचपन से पढ़ रहा है भाई बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से। ठीक है, इधर आपका बेसिक लॉजिक गेट्स, तो ये बेसिक लॉजिक गेट्स और बूलियन फंक्शन का मिनिमाइजेशन जो होता है, वो वाला जो पार्ट है, वो अच्छा खासा वेटेज इंपोर्टेंट टॉपिक रहता है आपका, वो अच्छे से आपको आना चाहिए। और सीक्वेंस सर्किट आना चाहिए। 23% आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट है। तो आप क्या करो, बेसिक लॉजिक गेट्स पढ़ लो, ठीक है, अच्छे से, उसके बाद कॉम्बिनेशन सर्किट पढ़ लो, उसका सीक्वेंशियल। बाकी आपके जो है ना, वो 6 और 11% है। 11% लॉजिक फैमिली है। मान लो आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा लास्ट में, भाई हमें तो बस मरता क्या नहीं करता, तो लॉजिक फैमिली को उस टाइम पर आप क्या कर सकते हो, इग्नोर मार सकते हो। उस टाइम पर आप एडीसी और डीएसी वाले पोर्शन को इग्नोर मार सकते हो, नंबर सिस्टम को एक बार स्किप मार सकते हो। क्लियर है, लेकिन कब, जब आपकी ऐसी स्थिति बन जाए, अदरवाइज तो सारे टॉपिक कवर करने, और उसमें से इंपोर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिया कि इंपोर्टेंट टॉपिक ये है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। चलो मेरा सब्जेक्ट आ गया एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, अब इसमें तो क्या ही बात है। डबल ई के लिए बात करते हैं अपन। सबसे पहले देखो 44% आपको क्या दिख रहा है, 44% दिख रहा है आपको ओपैम। नो डाउट एनालॉग सर्किट में ओपैम के बिना आपकी जिंदगी अधूरी है। देखो ओपैम यहां पर भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो यहां पर भी होगा 100%। 26.27% आपको दिख रहा है बीजेटी सर्किट। ओपैम्प कहां दिख रहा है, येलो कलर का, देखो 29 ओपैम्प दिख रहा है। तो बेटा ओपैम्प चाहे आप ईसी के हो चाहे डबल ई के हो, ओपैम्प से पंगा नहीं लेना है, ओपैम्प पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए देख लो कि अगर वो पूरा डबल ई में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है और उसको लग रहा है कि नहीं 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 लास्ट लास्ट है भाई, पानी यहां तक चढ़ गया है, अब तो मरने वाले हैं, क्या करें, वो एनालॉग सर्किट में ओपैम्प तो पढ़ के चले जाओ कम से कम। लेकिन क्या होता है, देखो ओपैम्प में क्या प्रॉब्लम होती है, ओपैम्प के साथ डायोड लग जाए, ओपैम्प के साथ बीजेटी लग जाए, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ तो ओपैम्प लिखा है सिंपली, लेकिन किसी ने ये लिखा कि ओपैम्प के वो क्वेश्चन जिसमें डायोड लगा है वो भी आए थे।
तो फिर डायोड भी आना चाहिए, बीजेटी। तो बेसिक हर सब्जेक्ट का आपको आना चाहिए, मतलब हर टॉपिक का, और बहुत आसानी से आप सीख जाते हो, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैं बिल्कुल नेटवर्क जैसा सब्जेक्ट मानता हूँ सिंपल सब्जेक्ट्स में। तो एनालॉग सर्किट एक सिंपल सब्जेक्ट है, नेटवर्क आपका एक सिंपल सब्जेक्ट है, ये दोनों सिंपल सब्जेक्ट में आते हैं ईसी और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, ठीक है। तो अगर कोई बच्चे को नेटवर्क से डर लगता है तो बेटा डरना बंद कर दो, आपको राइट डायरेक्शन में उसको पढ़ना है, सही अप्रोच डेवलप करनी है। नेटवर्क एनालिसिस सबसे सिंपल सब्जेक्ट है इस दुनिया का, एनालॉग सर्किट भी इस दुनिया में सबसे सिंपलेस्ट सब्जेक्ट में आते हैं, डिफिकल्ट नहीं है ये सब्जेक्ट, ठीक। हाँ, एक आध क्वेश्चन कभी कोई डिफिकल्ट आ गया उसके चक्कर में परेशान नहीं होना है, अदरवाइज तो बेसिक प्रोसीजर रिवीजन अच्छे से आसानी से कर पाते हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आसान है। क्वेश्चन फंसाने को तो कुछ भी बन जाएगा किसी भी सब्जेक्ट में, बट आसान मीन्स रिवीजन कितना आसान है, कितनी इजीली कम समय में हम रिवाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर ग्रीन कलर का 25% दिख रहा है वो डायोड सर्किट है, तो डायोड सर्किट हो गया आपका। तो आप क्या करो, एनालॉग में डायोड अच्छे से पढ़ के जाओ, ओप एम्प अच्छे से पढ़ के आओ, अगर आप डबल ई ब्रांच के और दो पढ़ के बाकी सब छोड़ सकते हो। इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो। तीसरा इंपोर्टेंट जो है कि आपको बिल्कुल एकदम ब्लाइंड नहीं खेलना है, तो एक ये भी पढ़ के चले जाओ 23.40%, ये आपका बेटा बीजेटी सर्किट है, ये बीजेटी। तो आपने पढ़ा सर डायोड, बीजेटी और ये मॉसफेट है आपका, ठीक। तो डायोड पढ़ लिया, बीजेटी पढ़ लिया, ओप एम्प पढ़ लिया, डबल ई के लिए तीनों मैंने इंपोर्टेंट बता दिया। मॉसफेट एक बार कुर्बानी दे सकते हो, अदरवाइज फोर्थ नंबर पर बोले तो फोर्थ नंबर पर मॉसफेट इंपोर्टेंट। फीडबैक वाला पोर्शन आप छोड़ सकते हो, फीडबैक एम्पलीफायर। ईसी वालों के लिए करें ना तो यहां पर ऐसी स्थिति नहीं बनेगी, सब इक्वली वेटेड। देखो ओप एम्प है 29%, तो ये भी अच्छे खासे दिख रहे हैं। देखो 22.58% आपको जो दिख रहा है वो आपको डायोड सर्किट दिख रहा है, डायोड। तो डायोड नहीं छोड़ सकते, ईसी वाला डायोड पड़ेगा, ओपन भी पड़ेगा, बीजेटी सर्किट भी पड़ेगा भाई साहब, ठीक है, बीजेटी सर्किट भी पड़ेगा। 18.89% जो है आपका उसका मॉसफेट है, मतलब वो मॉसफेट भी पड़ेगा, बीजेटी भी पड़ेगा, ओपन भी पड़ेगा, डायोड भी पड़ेगा। और कुर्बानी जब करने की बात आएगी तो वो केवल और केवल ये पोर्शन है फीडबैक एम्पलीफायर्स का, फीडबैक सर्किट का, वो वहां पर एक बार कंप्रोमाइज कर सकता है, वो कम इंपोर्टेंट। लेकिन मतलब यहां से निष्कर्ष निकला ईसी वालों के लिए एनालॉग में कोई इंपोर्टेंट नहीं है, सारे टॉपिक्स पढ़ना है आपको। जहां डबल ई में दिख रहा है कि ओप एम्प पढ़ लो, डायोड पढ़ लो, खेल खत्म, ठीक है। आप चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी ईएफटी के बारे में। ईएफटी में देखो, अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें अपन तो इन दोनों को पकड़ लो, एक 37% वाला और एक 35% वाला, ये दो, और ज्यादा से ज्यादा इसको पढ़ लो 15% वाला। तो ऑरेंज वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अच्छे से पढ़ो, इलेक्ट्रोस्टेट्स को, ठीक है। और फिर आप क्या करो, मैक्सवेल इक्वेशंस को अच्छे से पढ़ो। तो मैक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ी, उसके बाद आपने बोला हमारा ईएफटी हो गया डबल ई वालों के लिए। और ज्यादा करना है तो मैग्नेटोस्टैटिक्स और पढ़ लो, मैग्नेटोस्टैटिक्स। अगर आपने वो पढ़ लिया तो आप बोलो ईएफटी मेरा कंप्लीट, अब मैं कुछ नहीं देखूंगा, है ना। वो वेक्टर कैलकुलस है। अब देखो, अब यहाँ पर एक खास बात है, अब वेक्टर कैलकुलस से कोई बच्चा बोल रहा है कि सर मैं छोड़ के जाऊंगा, तो बेटा थोड़ा पीछे जाना, मैथमेटिक्स में क्या बताया था मैंने, ठीक है, ये ले। जब मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे थे बेटा, तो मैथमेटिक्स के टाइम पर ये वेक्टर कैलकुलस आया था आपका 11.45% मैथमेटिक्स में। तो आप ये बताओ कैसे बाइफरकेट करोगे कि ईएफटी का वेक्टर कैलकुलस है कि आपका ये वेक्टर कैलकुलस ईएफटी का है। तो वेक्टर कैलकुलस फिर क्या करके जाना पड़ेगा, पढ़ के जाना पड़ेगा, मत छोड़। या तो सब्जेक्ट की अगर बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट मैक्सवेल और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गए दो टॉपिक, बाकी सब पे छोड़ दे मैथमेटिक्स में, लेकिन पढ़ के गया होगा वेक्टर कैलकुलस, इसलिए पढ़ लो। ईसी में जाए, देखो ईसी में खेल होता है, कोर सब्जेक्ट का मतलब ये होता है इक्वली वेटेज होना है। देखो कहीं पर भी कोई कम ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत 19-20 होगा, 1-2% का कम। एक सबसे हाईएस्ट है 24% ऑरेंज कलर का, वो ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन ईसी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके बाद सारे, देखो 13-11 के आसपास 19% जो दिख रहा है हमें वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दिख रही हैं, ईएम वेव। तो ईएम वेव आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। ट्रांसमिशन लाइन और ईएम वेव दो टॉपिक तो पढ़ के जाना है, हाईएस्ट वेटेज वाले, लेकिन इनको समझने के लिए पहले बेसिक फंडामेंटल पढ़ने होते हैं। इसका मतलब ये होता है कुछ नहीं छोड़ पाते हैं सब्जेक्ट में। आप देखो ध्यान से, अब यहाँ पर देखो ऑरेंज कलर का मैक्सवेल इक्वेशन, अब बिना मैक्सवेल इक्वेशन के आगे बढ़ पाएगा है, ईएम वेव पढ़ेगा बिना मैक्सवेल इक्वेशन के तो भैया मैक्सवेल इक्वेशन पढ़नी पड़ेगी, हाँ। फिर ईएम वेव वगैरह पढ़ोगे, यस, तब ट्रांसमिशन लाइन पे पहुंचोगे, यस। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 13.25 वेव गाइड और वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस आपका ये है, ये वेक्टर कैलकुलस है, पढ़ना ही है क्योंकि मैथमेटिक्स में आप पढ़ के आए हो। इधर ये आपका वेव गाइड है बेटा, आपका वेव गाइड, ये भी आपका कितना है 13.6%। हाँ, अब ये कर सकते हो कि वेव गाइड सबसे लास्ट का टॉपिक में आप पढ़ रहे होते हो,
चलो सर हमें दिक्कत हो रही है, दिमाग खराब है, टाइम खत्म हो रहा है, चलो इसको कंप्रोमाइज कर लो, छोड़ दो, अगर छोड़ना है कुछ तो। मैक्सवेल इक्वेशन थोड़ी छोड़ दोगे, फंडामेंटल है जो। ईएम वेव थोड़ी छोड़ दोगे जिसका वेटेज ज्यादा है, ट्रांसमिशन लाइन थोड़ी छोड़ दोगे जिसका वेटेज ज्यादा है। फिर आप आते हो 11.54 एंटीना, एंटीना भी आपका इंपोर्टेंट दिख रहा है आपको यहाँ पर। सर छोड़ना है छोड़ सकते हो, लास्ट के टॉपिक्स हैं ये। तो क्या होता है, सिंपल फंडा समझो कि कोई सब्जेक्ट का जो स्टार्टिंग टॉपिक है, जो उसका फाउंडेशन डेवलप कर रहा है, उसके बिना आप आगे के जो भले ही टॉपिक इंपोर्टेंट हो उनको नहीं पढ़ सकते। तो मतलब आप कोई बच्चा बोला कि मैं मैक्सवेल इक्वेशन छोड़ के जा रहा हूं, मैं ईएम वेव पढ़ के चला, तो ये तो बेवकूफी वाली बात हो गई ना, है ना। ईडीसी बोले सर मैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स छोड़ के जा रहा हूं, अब ईडीसी बताऊंगा, और मैंने सर मॉस कैप्चर पढ़ के चला लिया, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, तो कर ही नहीं पाएगा, उसमें क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया गड़बड़ हो जाएगा। मतलब फाउंडेशन करके जाना है, उस पर डिपेंडेंट टॉपिक जो है वो करना है, इस तरीके की चालाकी डेवलप करनी है, और फिर छोड़ना है उन्हें कि वेव गाइड। ऐसा नहीं होगा वेव गाइड नहीं आती तुमको तो तुम कुछ और नहीं कर पाओगे जीवन में, एंटीना नहीं आता तो कुछ और नहीं कर पाओगे, इनको फिर आप कंप्रोमाइज कर सकते हो व्हेन यू आर नॉट हैविंग द टाइम। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि सर मैं मैक्सवेल इक्वेशन छोड़ के जा रहा हूं। समझ गए बात को, ये मेरा कहना है। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर देखो अगेन कोर सब्जेक्ट है ना, कोर सब्जेक्ट में हमेशा ऐसा ही होगा आपको 33%, 25%, 20, 21, कहीं पर कंप्रोमाइज नहीं करोगे। 33% आपका आ रहा है ट्रांसफॉर्मर, तो ट्रांसफॉर्मर आपको अच्छे से करना है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर ये पढ़ के जाना है। इंडक्शन मशीन, ये आपका इंडक्शन मशीन है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है, 25% वेटेज। 21% डीसी मशीन है आपका, बहुत बड़ा होता है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन का सिलेबस। एंड सिंक्रोनस मशीन जो है आपका, वो भी आपका, मतलब सारे के सारे इक्वली वेटेज। सर कुछ टॉपिक छोड़ दूं, नहीं छोड़ दूं, इसमें नहीं छोड़ पाओगे बेटा, पॉसिबिलिटीज नहीं है, चारों पोर्शन है, चारों पार्ट अच्छे से करके जाना है, कुछ नहीं छोड़ सकते आप, ठीक है। क्योंकि इक्वली वेटेज है, अभी ये 1%, 5-4% से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो टोटल 10 नंबर का सब्जेक्ट है, मैंने बोला ना हर सब्जेक्ट लगभग 10 नंबर का। अब 10 नंबर में से 25% का मतलब क्या होता है, 2.5 नंबर। और 20% का मतलब क्या होगा, 2 नंबर। क्या अंतर पड़ा 2 और 2.5 में, एक आध क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं हो पाता कई बार हमसे किसी टॉपिक से, इसलिए फिर इक्वली वेटेज हो जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, अगेन वही चीज दिखेगी। हाँ एक 6.60 का दिख रहा है, उसको जरूर आप इग्नोर कर सकते हो। तो 28% के 2 दिख रहे हैं आपको। तो एक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है आपका, वो ये है आपका सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इसको आप इग्नोर मार सकते हो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। लेकिन आप बात करते हैं इन्वर्टर्स की, तो इन्वर्टर्स आपको अच्छे से पढ़ के जाना है बेटा, इन्वर्टर्स, ठीक है। चॉपर्स की बात करें अपन, तो चॉपर्स को आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, चॉपर्स बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। इन्वर्टर्स कर लिए, चॉपर्स कर लिए आपने। फिर आप बात करते हैं यहां पर 28.60 रेक्टिफायर्स की, है ना। रेक्टिफायर्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है बेटा, तो रेक्टिफायर्स अच्छे से कर लो। तो रेक्टिफायर, इन्वर्टर्स एंड चॉपर्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और फिर ये आपकी थायरिस्टर फैमिली होगी, ये आपकी थायरिस्टर्स, ठीक है। तो इंपोर्टेंट कौन से, रेक्टिफायर, चॉपर्स एंड इन्वर्टर्स, ये टॉपिक बहुत अच्छे से करके जाओ। लेकिन थायरिस्टर भी पढ़ लो, क्योंकि वो आप अच्छे से पढ़ लोगे तो उसका वेटेज भी अच्छा है। और फिर आप चाहें तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वाला पोर्शन आप मिस कर सकते हैं, बट बेसिक इन्फॉर्मेशन इसकी होनी चाहिए, तभी जाके आप आगे के टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं। मान लो डायोड ही नहीं पता तो क्या रेक्टिफायर पढ़ेगा कोई, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पावर सिस्टम की। पावर सिस्टम में अगेन देखते हैं 32% आपको जो दिख रहा है वो आपका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख रहा है। तो ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये आपके लिए 32% का वेटेज रखता है। स्विच गियर प्रोटेक्शन आपका 9% का वेटेज रखता है ना। स्विच गियर प्रोटेक्शन 23.10% आपका ऑरेंज कलर का ये फॉल्ट एनालिसिस। अब देखो ये फॉल्ट एनालिसिस जो होता है ना, ये तो देखो इंपोर्टेंट हो जाता है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप पढ़ते हैं, जैसे कि है ना आईसीज की टेस्टिंग, आईसीज में आप पढ़ते हैं कि फॉल्ट एनालिसिस क्या क्या है ना, वहां पर इंटीग्रेटेड सर्किट में भी। तो ये एप्लीकेशन वाली बात आ जाती है, तो ये पढ़ के जरूर जाओ आप, ठीक है, क्योंकि आपको नॉलेज होना भी जरूरी है। 15% की बात करें लोड फ्लो एनालिसिस, तो लोड फ्लो एनालिसिस इसकी बात करें अपन, तो लोड फ्लो एनालिसिस अच्छे से पढ़ के जाना है। फॉल्ट एनालिसिस, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और 9% आपका वेटेज है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। ये आपके पावर सिस्टम के आपके टॉपिक्स हैं जो मैंने इंपोर्टेंट वगैरह बता दिए आपको, बाकी आप और टॉपिक्स पर एक बार कंप्रोमाइज कर सकते हैं, राइट, ठीक है। लेकिन टाइम है तो पूरे करके जाना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए
ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। तो मेजरमेंट सब्जेक्ट की बात करें तो मेजरमेंट सब्जेक्ट ही अपने आप में लो वेटेज का होता है, जो ऑलरेडी बताया था। अगर आपको लास्ट लास्ट में आपको लगता है कि मेजरमेंट में पूरा नहीं छोड़ रहा, मैं कुछ पढ़ के जा रहा हूं, तो ये 32.80% और 44%, और तीसरा आपका ये 24%, इन तीन को पकड़ लो। एक तो पावर मेजरमेंट को पकड़ लो अच्छे से, और एक पकड़ लो आप ये ऑरेंज कलर का मेजरिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और नेक्स्ट पकड़ लो आप किसको, बेसिक्स ऑफ ब्रिजेस, ठीक है। ये बच्चों को देखो सेमेस्टर में भी सीख जाता है, बेसिक्स ऑफ ब्रिजेस, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्रिज। तो ब्रिज अच्छे से पढ़ के चले जाओ, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अच्छे से पढ़ के चले जाओ, और पावर मेजरमेंट अच्छे से पढ़ के चले जाओ, ठीक है। बाकी सब छोड़ सकते हो। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करते हैं ईसी ब्रांच वालों के लिए। तो ईसी ब्रांच का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गया। अब ये मेरा ही सब्जेक्ट है। तो आप देखो ईसी का जो ईडीसी सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट में कोई बच्चा बोले कि सर मुझे इंपोर्टेंट टॉपिक बता दो, तो मैं खुद मतलब बहुत परेशान होता हूँ कैसे बता दूं। क्यों? क्योंकि बिना सेमीकंडक्टर फिजिक्स के आप आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर मैं 100 घंटे आपको ईडीसी पढ़ाता हूं तो 100 घंटे में से 110 घंटे में से 35 से 40 घंटे तो आपका सेमीकंडक्टर फिजिक्स ही चला जाता है, और उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद रिमेनिंग जो टॉपिक्स है उसमें से मॉस कैपेसिटर, मॉसफेट और डायोड आपके इक्वली इंपोर्टेंट हो जाते हैं। बीजेटी थोड़ा कम इंपोर्टेंट होता है, लेकिन बीजेटी का टाइम ड्यूरेशन भी कम है, इसलिए पूरा ही सिलेबस पढ़ना पड़ता है आपको भाई साहब। तो देखो आपका सबसे ज्यादा आप देखें तो बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स जो है आपकी, आईसी टेक्नोलॉजी बेटा अब नहीं है। देखो अब ध्यान से सुनना, ये 2008 से 2025 का सिलेबस है। तो 2008 से 2025 के बीच में सिलेबस एक बार बदला भी है आपका, और सिलेबस बदलने से कई टॉपिक आपके रिमूव भी हो गए, जैसे कि आईसी टेक्नोलॉजी। अब ये केवल और केवल मैं एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाता हूं, तो ये अब सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसकी वजह से आपका वेटेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज होता है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पर सारे सब्जेक्ट में वो गाइडेंस दे रहा हूँ कि जो कौन कौन से टॉपिक आपके इंपोर्टेंट है। तो हो सकता है किसी और सब्जेक्ट में भी ऐसा कुछ हो जो सिलेबस से अब हट गया हो, तो उस वाले टॉपिक को आप नलीफाई कर देना, सिलेबस में नहीं है आपके तो, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो आपका जो है ना सबसे इंपोर्टेंट, मैं यहाँ पर कुछ डिस्कस ही नहीं कर रहा, सीधा आपका इंपोर्टेंट है कि सबसे पहले तो पहला आपको बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स ये तो करना ही है, इसके बिना तो आपको जाना ही नहीं है आगे, ठीक है। जेफेट नहीं है आपका गेट सिलेबस में, आप केवल और केवल मॉसफेट है, ठीक है। आपको दूसरा इसके बाद जो टॉपिक पढ़ना है आपको, ठीक है, वो पढ़ के जाना है पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। तो आपको सेमीकंडक्टर फिजिक्स, पीएन जंक्शन डायोड, फिर आपको पढ़ना है बेटा मॉस कैपेसिटर एंड मॉसफेट। ये आपको टॉपिक्स जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। सेमीकंडक्टर फिजिक्स वहां पे लिख दिया मैंने, सेकंड नंबर पर पीएन जंक्शन डायोड एंड स्पेशल डायोड, और तीसरे नंबर पर मॉस कैपेसिटर एंड मॉसफेट पूरा पढ़ के जाना है। बीजेटी आपके लिए लीस्ट इंपोर्टेंट है ईडीसी में बस। इसका मतलब ये नहीं कि आता नहीं है क्वेश्चन, हो सकता है आ जाए, फिर मत बोलना सर आ कैसे गया, क्योंकि नोबडी कैन प्रिडिक्ट, एस्ट्रोलॉजर नहीं है। हम ये बता सकते हैं कि इंपोर्टेंट कौन से टॉपिक ज्यादा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़े तो कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें तो कम्युनिकेशन सिस्टम में आप यहां पर देख रहे हो बहुत बड़ा चार्ट बना हुआ है, बहुत बड़ा सिलेबस होता है। तो आपके लिए जो टॉपिक्स हैं, जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक देखने को मिल रहा है आपको यहां पर देखो, ये 16.94 और 10.93 और 15.30 वाला। आप देखो ध्यान से, 16.94 जो दिख रहा है आपको, वो 16.94 जो इसका वेटेज है वो आपका है बेटा मैच्ड फिल्टर एंड ऑप्टिमम रिसीवर। तो मैच्ड फिल्टर और ऑप्टिमम रिसीवर होता है ना, जो टॉपिक आपका मैच्ड फिल्टर टॉपिक से, तो मैच्ड फिल्टर टॉपिक एंड ऑप्टिमम रिसीवर जो होता है आपका, वो वाला टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। वो पहला टॉपिक आपका इंपोर्टेंट हो जाता है। फिर आप चलते हो आप, ठीक है, रैंडम प्रोसेस पर। तो ये जो आपका देख रहा है आपको बेटा, ये है ना, ये आपका दिख रहा है ये 15.30, ये आपका रैंडम प्रोसेस का, रैंडम प्रोसेस, रैंडम प्रोसेस आपके लिए सेकंड नंबर पर इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम यहां पर कि 8.20 जो आपका दिख रहा है वो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ये आपके लिए इंपोर्टेंट, और ये आपके लिए आ जाता है बेस बैंड मॉड्यूलेशन। तो आपके टॉपिक क्या हो गए, तो आपके लिए इंपोर्टेंट हो गया मैच्ड फिल्टर वाला टॉपिक या ऑप्टिमम रिसीवर वाला टॉपिक, फिर आपका बेस बैंड कम्युनिकेशन वाला टॉपिक, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाला टॉपिक, और इधर रैंडम प्रोसेस वाला टॉपिक।
ये आपके लिए अच्छे खासे इंपोर्टेंट टॉपिक हो गए। इसमें से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आज की डेट में आपको देखने को मिलता है, कम क्वेश्चंस आज हो रहे होते हैं। ये पुराने वेटेज की वजह से आपको ज्यादा देखने को मिल रहा होता है। बेस बैंड कम्युनिकेशन, ये वाला पोर्शन, मैच्ड फिल्टर, रैंडम प्रोसेस, और आपका ये ऑरेंज कलर का जो है वो है रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल एंड रैंडम प्रोसेस जो है ना, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के जाना। रैंडम वेरिएबल, रैंडम प्रोसेस, मैच्ड फिल्टर वाला टॉपिक एंड बेस बैंड कम्युनिकेशन वाला टॉपिक, ठीक है। और डिजिटल कम्युनिकेशन वाला जो पोर्शन है वो आपका सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये एंगल मॉड्यूलेशन, ये एंगल मॉड्यूलेशन है, उसका वेटेज है आपके लिए एंगल मॉड्यूलेशन का, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पर। हाँ, सैम्पलिंग, सैम्पलिंग थ्योरम वगैरह आप जो पढ़ते हैं ना वो पोर्शन, वो आपका सिग्नल और इसमें मैच हो रहा होता है आपका कहीं ना कहीं। बट ये सारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने यहाँ पर बताया आपको। अब आप बात करते हैं यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के। अगर कोई इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का बच्चा है, ठीक है, और उसको देखना है कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या है, तो ये इसका फोटो ले सकता है बेटा, ठीक है। ये फोटो ले लिया। तो एक सब्जेक्ट है सेंसर एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन। सेंसर एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन जो सब्जेक्ट है उसमें इंपोर्टेंट जो टॉपिक है आपके वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर, कैपेसिटिव, इंडक्टिव और पीजो इलेक्ट्रिक, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, टॉर्क एंड प्रेशर मेजरमेंट, ठीक है, टेम्परेचर मेजरमेंट टेक्निक, फ्लो लेवल, विस्कोसिटी मेजरमेंट, पीएच मेजरमेंट, ह्यूमिडिटी एंड कंडक्टिविटी मेजरमेंट, सिग्नल कंडीशनिंग एंड एरर एनालिसिस, ये इंपोर्टेंट टॉपिक है। इधर आप आते हैं कम्युनिकेशन एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में, एएम, एफएम, पीएम, ये इंपोर्टेंट है। ऑप्टिकल सोर्सेज, डिटेक्टर एंड फाइबर ऑप्टिक्स, ये आपके लिए इंपोर्टेंट है। माइक्रो प्रोसेसर, पीएलसी, ये आपके लिए इंपोर्टेंट है। अब देखो ध्यान से, आप रिवीजन की बात कर रहे थे सर, जैसे इस डिस्कशन का हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव था इंपोर्टेंट टॉपिक एंड रिवीजन के बारे में आपको बताना। तो क्या करना है, फेज 1 करो कोर रिवीजन। कोर रिवीजन का मतलब क्या है, अब यहां पर 1 बाय 1 देखते हैं। कंप्लीट थ्योरी रिवीजन वंस, तो आपकी जो भी थ्योरी आपने पढ़ी है, नोट्स जो आपने पढ़े हैं, उनका एक बार अच्छे से रिवीजन किया। एक बार का मतलब मैं ये नहीं बोला एक ही बार किया, मतलब ये एक प्रोसेस बता रहा हूं। मल्टीपल टाइम्स आपको रिवीजन करना है, जितना हो सके बेटा उतना रिवीजन करना है। इतना रिवीजन करो कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और आपको ध्यान आए कि ये टॉपिक कहां लिखा है, तो आपको ये याद आ जाए वहां पर कि ये मेरे पेपर कॉपी जो है उसके लेफ्ट पेज पर लिखा है कि राइट वाले पेज पर लिखा है। जो अपना खुला होता है ना एक पूरा पेज, उसमें लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है, लेफ्ट साइड में ऊपर है कि नीचे की साइड, उस पेज पर कोई छेद है कि नहीं है, उस पर इंक फैली हुई है कि नहीं फैली हुई है, उसको कुछ पानी फैला हुआ है कि नहीं, उसकी पूरी याददाश्त, इसका क्या कॉर्नर फटा हुआ था उस पेज का, इतना याददाश्त होनी चाहिए हमारी। इतनी बार रिवीजन करना है हमें, पेज बिल्कुल सड़ जाए बिल्कुल एकदम, रिवीजन करते 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 इतनी बार रिवीजन करना है। तो कंप्लीट थ्योरी का एक रिवीजन किया हमने। डेली 30 से 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमको लगाने हैं। आज के बाद एक प्रैक्टिस रखो बिल्कुल आप, अगर आपने अच्छे खासे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। मेंटेन एरर नोटबुक, आपके जहां पर भी आप मिस्टेक करते हो बार बार रिपीट होती है, उनको लिख के रखो आप कॉपी पर। डेली एक मिनी टेस्ट दो 20 से 25 क्वेश्चन का। मैं बोलूंगा इसमें डेली शब्द को हटा के आप इसको 2 से 3 दिन का तैयार होने के बाद, युद्ध में तब जाओ जब आप तैयार हो, और हर टेस्ट को आप युद्ध की तरह लेके चलो कि भैया इसमें मुझे अच्छा से अच्छा करना है, अच्छा एक्सपेक्ट करना है, लेकिन बुरा आ जाए तो दुखी नहीं होना है सर, डिमोटिवेट हो गए, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे। अरे एग्जाम में मार्क्स आएंगे तेरे बेटा। चल यहां पर देख, ठीक है। डेली प्लान क्या है, डेली प्लान है आपका कि 2 आवर्स क्या करो, कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी रिवीजन, जो भी कॉन्सेप्ट है थ्योरी का रिवीजन किया। मान लो आप देखें 2 2 4 और 2 6 घंटे की हम बात कर रहे हैं, 2 घंटे आप पीवाईक्यू टॉपिक वाइज लगाओ, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू के सॉल्व कर रहे हैं। 1 घंटे आप एरर और मिस्टेक की नोटबुक बना लिया, मैं लगा दिया कि भाई मैंने जो एरर किए उनको छांट के मैं नोटबुक में लिख दिया, क्योंकि ये बाद में रिवीजन के टाइम इस पर फोकस करूंगा मैं। 1 आवर आपने मिनी टेस्ट दिया और फिर एनालिसिस किया। 1 घंटे में आपने क्या किया, कोई छोटा मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट दे दिया आपने, और उस टेस्ट में देखा आपने कितने आप गलती कर रहे हो कितना सही कर रहे हो। ये एक डेली का रूटीन मान सकते हो आप। सेकंड है आपका मॉक टेस्ट का फेज, कि जब आपका सारा सिलेबस अच्छे से रिवाइज हो गया, अब आप मॉक टेस्ट देने लायक हो गए, तो आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो आप, ठीक है। वीकली आप क्या करो, 3 फुल लेंथ टेस्ट दे दो। और मैं बोलूंगा इसमें थोड़ा रिड्यूस करके कि वीकली आप भले ही 1 या 2 टेस्ट दो, लेकिन अच्छे से दो, पूरा तैयारी करके फुल लेंथ टेस्ट दिया आपने, उसके बाद उसको एनालाइज करो। हाँ, वीकली आप 2 से 3 जो टेस्ट दे रहे हैं वो हो सकता है कि आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आ गए आपके, कि आपने बोला कि 2 दिन बाद मैंने इस सब्जेक्ट का टेस्ट दे लिया, 2 दिन बाद इस सब्जेक्ट का, फिर वीकली दे रहा हूं मैं दोनों सब्जेक्ट के मिक्स टेस्ट, फिर नेक्स्ट वीक 4 5 सब्जेक्ट हो जाने के बाद मैं फुल लेंथ ही दे रहा हूं। तो फुल लेंथ के लिए मेरा ये है कि हमेशा वीक में एक ही फुल लेंथ या 2 ही फुल लेंथ दो, मैक्सिमम से मैक्सिमम, उससे ज्यादा मत दो, ठीक है, क्योंकि हमें एनालाइज करना है।
फिर से तैयार करना है 6 दिन में अपने आप को, फिर टेस्ट देना है, फिर से हमें अपने आप को इंप्रूव करना है। डीप एनालिसिस करना है हमें मॉक्स की, जब भी आप मॉक दो, आइडेंटिफाई वीक एरियाज एंड रिवाइज फॉर्मूलाज डेली, डेली फॉर्मूला रिवाइज करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपकी इंपोर्टेंट बात आती है कि ये बेटा मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, कामेसर पीडब्ल्यू, है ना, ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप। अगर आप इसको क्या करते हैं, स्कैन करते हो, सीधे मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, जहां पर आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, आस्क कर सकते हैं अपनी क्वेरीज, या आप डायरेक्टली मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं आपकी जो भी परेशानी है एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन से रिलेटेड, गाइडेंस से रिलेटेड, ठीक है। वो मैं डिटेल में आपको वॉइस नोट दे दूंगा उस पर, डिटेल्ड में, शॉर्ट में नहीं, डिटेल में आपकी जो भी आपकी पर्सनलाइज प्रॉब्लम होगी, जो भी आप फेस कर रहे हैं, उसमें जो हो सकेगा वो मदद करने की कोशिश करेंगे। ये गेट वाला के हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जिनको आप ज्वाइन करते हो तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है, बैचेस के बारे में और भी जो इनिशिएटिव्स हैं उसके बारे में, ठीक है। यूट्यूब पर जो भी अपकमिंग इनिशिएटिव होंगे आपके इस साल के, है ना, आपकी प्रिपरेशन के लिए, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। गेट वाला का ये इंग्लिश चैनल है, ये आपका हिंदी वाला चैनल है, और ये अलग अलग ब्रांच केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, ईसी, इलेक्ट्रिकल के आपके रिस्पेक्टिव टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एट द एंड। आई होप कि आपने इस सेशन को अच्छे से लिया होगा और पूरा एक एक बात को अच्छे ध्यान से सुना होगा। आप इन प्रिपरेशन की जो लास्ट में मैंने स्ट्रेटेजी बताई, इनको फोकस करके अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, और भी अगर आपसे आपकी कोई पर्सनल लेवल पर आप कहीं पर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं प्रिपरेशन में, तो आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के साथ, जहाँ पर फिर से मैं आप लोगों के लिए कोई ना कोई गाइडेंस सेशन लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।